गरीब बहू की जादुई लाल मिर्च। सिया बहू, देख तो जरा इस फेरी वाले के पास कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, तू भी खरीद ले। किस लिए माँ जी? ओहो बहू, तू भी ना कितनी भोली है। कुछ महीनों बाद तेरे देवर की शादी है, तो तुझे उसकी शादी के लिए अच्छे कपड़े नहीं चाहिए क्या? माँ जी चाहिए, लेकिन इतने महंगे नहीं। तू भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती है। मेरी तरफ से एक साड़ी तू भी ले ले। शुक्रिया माँ, आप बहुत ही अच्छी हो। सिया ने भी पसंद करके उन साड़ियों में से एक साड़ी ले ली। शुक्रिया माँ जी। कोई नहीं। चलिए माँ जी, अब मैं नहीं रखाती हूँ और आप खाना खा लीजिए। दोनों सास बहू ने एक साथ बैठकर बातें करते हुए खाना खाया। दोनों सास बहू इसी तरह से आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल कर रहती थी। लेकिन अब सिया की देवरानी रिया भी बस कुछ ही समय बाद घर में आने वाली थी। देखते ही देखते दिन बीत गए और आज रश्मि के छोटे बेटे की शादी का दिन था। सभी रस्मों के साथ शादी हुई और अब रिया भी सिया की देवरानी बनकर घर में आ चुकी थी। अरे वाह, मेरी दूसरी घर की लक्ष्मी भी आ गई। हाँ माँ जी, और ये लक्ष्मी तो बहुत सारा धन भी लेकर आई है। हाँ हाँ, चल बहू, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। रश्मि की बात सुनकर रिया अपने कमरे में चली गई। रिया एक अमीर घराने की लड़की थी जो दहेज में ढेरों सामान और जेवर वगैरह लेकर आई थी, और इसी वजह से रिया के अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी था। अगली सुबह, अरे वाह, मेरी नई बहू ने कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। माँ जी, अब बात ही मत बनाइए और इसे खाकर बताइए। जरूर। बहू, इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। ये सब्जी किसने बनाई है? कौन सी माँ जी? ये पालक की सब्जी। आप चक्कर बताइए। बहू, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सब्जी तूने बनाई है। जी। तेरे हाथ का स्वाद अलग ही है। शुक्रिया माँ जी। रश्मि ने सिया की रिया के सामने ही बहुत तारीफ की, जिसकी वजह से रिया को उससे जलन महसूस होने लगी। नई बहू के होते हुए माँ जी इस बेकारन की तारीफ क्यों कर रही हैं? मैं अपने होते हुए इस घर में कभी किसी को अपने से ज्यादा वैल्यू लेते नहीं देख सकती हूँ। अब देखना जिठानी जी, अगर मैंने भी आपको धक्के मारकर घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी रिया नहीं। अरे रिया, कहाँ खो गई? तुम ऐसे खड़ी हुई क्यों हो? आओ, तुम भी सभी के साथ खाना खा लो। रिया सभी के साथ खाना खाने बैठ गई। उस दिन तो सब कुछ सही रहा, लेकिन अगले दिन, अरे जिठानी जी, आप ये आलू गाजर किसने लेकर आई हो? आज तो मैं वेज मंचूरियन बनाने वाली थी। नहीं रिया, माँ ने अभी तुम्हें कुछ भी बनाने को मना किया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल का तुम्हारा खाना बहुत ही अजीब सा था, तो माँ ने बोला कि पहले तुम मुझसे खाना बनाना सीखो, उसके बाद कुछ बनाओ। क्या? मुझे आपसे खाना बनाना सीखने का कोई शौक नहीं है, समझी? वो तुम्हारी मर्जी। सिया ऐसे बोलती हुई रिया के पास से चली आई। रिया को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, और जब सिया खाना बनाकर रसोई से बाहर आ गई तब, जिठानी जी, बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपना खाना बनाने पर। अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। रिया ने सिया के खाने में बहुत ही सारी नमक और मिर्ची मिला दी। अब आएगा सभी को आपके खाने में स्वाद। रिया सिया का बनाया खाना बिगाड़कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब रश्मि ने खाना खाया तो वो सिया पर बहुत गुस्सा हुई। यह क्या बनाया है तूने? अरे बहू, नमक मिर्ची क्या फ्री में मिल गई थी जो तूने खाने में इतनी भर दी? माँ जी, मैंने तो बस रोजाना जितना ही नमक मिर्च डाला था, पता नहीं ये कैसे। हाँ, ये तो किसी ने जलन में मिला दी। क्यों, है ना जिठानी जी? रिया की बात पर सिया कुछ भी नहीं बोल पाई। अब रिया रोजाना ऐसा ही करती थी। वो कभी सिया का खाना खराब करती तो कभी किसी और वजह से सिया के ऊपर डांट पड़वाती थी। ऐसे ही रोजाना कुछ न कुछ होते देख रश्मि भी अब सिया से नाराज ही रहती थी, और इसी चीज का फायदा उठाकर रिया ने अपनी सास को सिया के खिलाफ भड़का दिया। अरे माँ जी, ये कोई दहेज वगैरह तो लाई नहीं है, और ऊपर से आपका नुकसान और करवा रही है। मेरी मानो तो आप इन्हें घर से निकाल दो। वैसे भी अब मैं तो आ ही गई हूँ, तो इनका होना या होना दोनों ही एक बराबर है। रिया की बातों में आकर रश्मि ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। माँ जी, कम से कम आप मेरी और मेरे पति की गलती तो बता दीजिए। चुप कर, जब से आई है सत्यानाश पे सत्यानाश ही किए जा रही है। अब निकल जा मेरे घर से, समझी? पर माँ। कोई नहीं सिया, चलो हम कहीं और रह लेंगे। मेरे परदादा जी का मकान खाली पड़ा हुआ है, चलो हम दोनों वहीं चलते हैं। हिमेश सिया को लेकर अपने परदादा जी के घर में चला गया। वो घर गांव से थोड़ा सा आउट से एरिया में था। वहीं दोनों ने अपना बसेरा बना लिया। सुनिए जी, रहने की जगह का तो इंतजाम हो गया।
मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस घर के आगे पड़े हुए कच्चे आंगन में मिर्ची की खेती करें। मिर्ची की खेती? लेकिन उसके लिए हमारे पास सामान कहाँ से आएगा? मैंने इस जमीन पर कुछ मिर्ची के पौधे देखे थे। पता नहीं वो मिर्ची लाल क्यों थी, लेकिन उसे देखकर मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम उन्हीं पौधों को बीचों बीच लगाकर उसी की देखभाल करें। उसी से हमारे खेत में बाकी पौधे उग जाएंगे। विचार अच्छा है, ठीक है, तुम ऐसा कर सकती हो। तब तक मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। हिमेश एक जगह देखकर वहां मजदूरी करने लगा और सिया ने उस जमीन पर मिर्च उगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके खेत की मिर्ची के पौधे बहुत ज्यादा बड़े हो गए और उनके ऊपर लाल लाल मिर्ची लगने लगी। अरे वाह, मेरे खेत में कितनी अच्छी मिर्ची उगी है। आज तो मैं इसी मिर्ची से खाना बनाऊंगी। मेरी कमर। काम करने की वजह से सिया की कमर में दर्द था, लेकिन जादुई मिर्ची की सब्जी खाने से सिया की कमर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। लगता है मेरा तो सारा दर्द ही छूमंतर हो गया है। सिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक फकीर आया। वो देखने से बीमार लग रहा था। बेटी, कुछ खाने को दे दो। लाई बाबा। अरे बाबा, ये आपके शरीर पर जख्म कैसे हो रहे हैं? बेटी, मेरे शरीर में जगह जगह पस पड़ गया है और यही पस मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। सिया को उस फकीर की बात सुनकर उसके ऊपर तरस आया और उसने खामोशी से उसके सामने खाना रख दिया। खाना खाते ही वो फकीर एकदम सही और हट्टा कट्टा हो गया। अरे अरे, कमाल है, मैं सही हो गया। ये कैसे हुआ? पता नहीं, लेकिन कहीं ये मेरी मिर्ची का तो कमाल नहीं है? बेटी, अब मैं ये बात सभी को बता दूंगा। मैं सही हो गया, मैं सही हो गया। वो फकीर खुश होकर वहां से चला गया। सिया के घर का खाना खाने से ऐसे ही कई चमत्कार हुए, जैसे काले लोग गोरे हो गए, बीमार लोग हट्टे कट्टे होने लगे। लेकिन इस सब की वजह को अब तक सिया समझ नहीं पाई थी। वो अपने पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उसकी ये प्रशंसा उसकी देवरानी से हजम नहीं हो रही थी। पता नहीं सब जगह उस बेकारन के ही चर्चे क्यों हो रहे हैं। अभी जाकर मैं उस खेत में आग लगा कर आती हूँ। रिया खेत में आग लगाने चली गई और मौका देखकर उसने पौधों में आग लगा दी। अभी बस वो भागने ही वाली थी कि तभी उसे पौधों की शाखाओं ने जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? छोड़ो छोड़ो मुझे। रिया ऐसे कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक रोशनी चमकी और उस जमीन का मालिक यानी कि हिमेश का परदादा वहां पर आ गया। कौन हो तुम और क्यों पकड़ा है मुझे? तुम यहाँ मेरे पौधों को क्यों जलाने आई हो? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी परपोती और पोते के साथ क्या किया है। देखो, तुम अपने गुनाहों की माफी मांग लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर समझ नहीं आया? मैं समझ गई। उस आत्मा ने रिया को छोड़ दिया। फिर क्या था, रिया डर गई और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिया से माफी मांगी और अपनी सास को भी सब कुछ बता दिया। अब मैं सब समझ गई हूँ कि उन मिर्ची में क्या जादू है। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मैं अब कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। आप प्लीज घर वापस चलिए। रिया सिया को घर ले आई और सभी खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन सिया अभी भी मिर्ची उगाकर सभी की मदद करती थी। घूंघट वाली बहू की जादुई लंबी चोटी। आओ आओ मेरी प्यारी बहू, अपने शुभ पैरों से इस कलश को गिराकर लक्ष्मी जी को विराजमान करो। जी माँ जी। सास की बात सुन अर्चना कलश गिराकर ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। मेरी बहू तो आ गई, मुझे अपना चांद सा चेहरा तो दिखा दे, या घूंघट में ही रहेगी? फिर बाद में घूंघट कर लेना। जी माँ जी। अर्चना अपना घूंघट हटाकर वापस घूंघट रख लेती है और मोहिनी अपनी बहू की नजर उतार देती है। इतने में नंद शेफाली बोल पड़ती है, अरे ये घूंघट वगैरह क्या लगा रखा है? आज के जमाने में भी कोई करता है क्या? हमारे घर में ये फालतू की चीज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शक्ल तो देख ही ली है। आपकी बात एक तरह से ठीक है दीदी, लेकिन हमारे घर में ये संस्कार रीति रिवाज बताए गए हैं कि नई बहू को घूंघट में ही रहना चाहिए। इससे उसकी सादगी और शर्म हया बनी रहती है। ओहो, सादगी हया आपकी? और ये क्या नागिन की तरह इतनी लंबी चोटी है, वो भी घुटने तक? बाप रे बाप, नकली है क्या? दीदी आप क्या कर रही हो? ये मेरी असली चोटी है। अरे शेफाली बिटिया, ये तू नई बहू के साथ क्या कर रही है?
वो पापा मुझे लगा ब्यूटी पार्लर वाली से अपनी शादी के दिन नकली चोटी लगवा कर आई हैं। कुछ लड़कियां नकली चोटी भी लगवाती है ना, इसीलिए बस। नहीं दीदी, ये असली है। शेफाली, खुद के बाल तो है नहीं लंबे, मेरी बहू के बाल मत छेड़। माँ की बात से शेफाली का मुंह फूल जाता है। फिर दोनों सास ससुर का आशीर्वाद लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां अमित उसकी लंबी चोटी देखकर तारीफ करता है। ये लंबी चोटी मुझे दूर से पकड़ने के लिए है क्या? डर लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। ये कहकर अर्चना अपनी चोटी अमित के गले में डालकर उसे पास ले आती है। देखा मेरी चोटी का कमाल, ऐसे आपको करीब रखूंगी मैं अपने। ठीक है मेरी जानड़ी। नोक झोंक करके दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन आज्ञाकारी बहू की तरह अर्चना अपने घूंघट में घर की सफाई के बाद सुबह का नाश्ता तैयार करती है। तभी फिर से नंद आ जाती है। ओ भाभी, क्या बना रहे हो आज आप खाने में, वो भी घूंघट के अंदर? ठीक से आपको दिखाई तो दे रहा है ना, कहीं खाने में गड़बड़ ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसमें भी काम अच्छे से कर पा रही हूँ। ठीक है भाभी। मुंह बनाकर शेफाली चली जाती है। कुछ देर बाद जब सब बहू के हाथ का बना खाना खाते हैं तो शेफाली गाजर का हलवा खाकर कहती है, ओहो माँ, पापा, भैया, आप लोगों ने गाजर का हलवा नहीं खाया? कितना मीठा है। ओ गॉड भाभी, आपने 10 किलो चीनी डाल दी है क्या इसमें? कहाँ है इतनी चीनी? दोबारा खाकर देखो, बहुत चीनी लग रही है। जरूर उनके इस लंबे से घूंघट की वजह से हुआ होगा। मैं तो कह रही हूँ इनका घूंघट हटवा दो, पता नहीं कहीं रोज बेकार सा खाना खाना ना पड़े। दीदी, वो थोड़ा सा हो गया होगा मीठा। कोई बात नहीं बहू, इतना मीठा तो चलता है। गाजर का हलवा जो है। इसको फिर डांट नहीं पड़ी, अब तो इसकी लंबी चोटी को ही खराब करूंगी। शेफाली दोपहर में सोते समय उसके बाल काटने आती है, पर अर्चना की आंख खुल जाती है, जिससे वह उठकर वॉशरूम चली जाती है। फिर पूजा करते समय शेफाली उसकी लंबी चोटी के पास दिया रख देती है। अब तो गई है बहू तेरी चोटी। शुक्र है मुझे ये दिया दिख गया, वरना तेरे बाल जल जाते। सास अपनी बहू को बचा लेती है। शेफाली बार बार अपनी भाभी की लंबी चोटी को काटने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है और एक रात चुपके से जाकर कैंची से काट के आ जाती है। अब आया ना मजा, कल सुबह ये रोएगी। अगली सुबह अर्चना उठकर खुद को शीशे में देखती है तो अपनी कटी हुई चोटी को पाती है, जिसे देखकर वो बहुत रोती है। सास उसे चुप कराती है तो वो भागकर छत पर रोने लगती है। मेरी लंबी चोटी मुझे इतनी पसंद थी, यही तो मेरा गुरूर था। पता नहीं किसने काट दिया, कैसे हो गया। अमित जी को कितनी पसंद थी मेरी लंबी चोटी। अर्चना बहुत रोती है, उसके आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। इतने में एक तेज रोशनी वहां से उठकर उसके बालों में चली जाती है, जिससे उसकी कटी हुई चोटी जादू से लंबी चोटी में बदल जाती है। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरे बाल! तभी आसमान से एक आकाशवाणी होती है। अर्चना, तुम एक नेक दिल की अच्छी लड़की हो और तुम्हें रोता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी चोटी किसी ने काट दी है, पर अब तुम अपनी नई जादुई चोटी से कुछ भी काम कर सकती हो। पर आपको, अरे ये तो चले गए। जरूर मेरी चोटी के पीछे दीदी ही होंगी, वो मुझसे बहुत चिढ़ती हैं। अपनी नई चोटी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, आप जो भी हो। फिर अर्चना खुशी से अपनी लंबी चोटी के साथ रसोई में काम करने लगती है। ओहो, इतने सारे बर्तन साफ कर दिए, अभी इन्हें रैक में भी लगाना होगा। थक गई हूं मैं तो। अरे हाँ, जादुई चोटी से बोलती हूँ। ऐ जादुई चोटी, अपना कमाल दिखा। तभी अर्चना की बात सुन उसकी जादुई चोटी बर्तनों को रैक में एक एक करके रख देती है। अरे वाह मेरी जादुई चोटी, तुमने तो मिनटों में मेरा काम खत्म कर दिया। तभी खुशी से उसकी चोटी हवा में बल खाती है, जिसे देख अर्चना की हंसी निकल जाती है। अच्छा, तुम डांस भी करती हो? और सुनो, जब माँ या कोई आए तो शांत हो जाना। मोहिनी के कदमों की आहट सुन उसकी चोटी पहले जैसी हो जाती है। बहू,
वो अलमीरा के ऊपर मैंने मेवे का डब्बा रखा था बिल्ली से बचने के लिए, जरा उतार दे। जी माँ जी। सास टीवी देखती है, इतने में अर्चना सास की अलमारी से जादुई चोटी की मदद से मेवे का डिब्बा उतार देती है। शुक्रिया मेरी जादुई चोटी, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही मेरी मदद कर दिया करो। फिर अर्चना अपनी सास को मेवे का डब्बा देती है। तभी शेफाली अपनी भाभी की लंबी चोटी को देखकर हैरान हो जाती है। ये कब हुआ? मैंने तो रात को उनके बाल काट दिए थे। कोई बात नहीं, दोबारा काट दूंगी। एक तरफ अर्चना अपनी जादुई चोटी से घर का सामान उठाती है, कभी कपड़े उठवाती, कुछ ना कुछ काम करती है। वहीं दूसरी तरफ शेफाली उसके बालों को काटने की फिराक में रहती है और टीवी देखते समय पीछे से शेफाली उसके बाल काट देती है। अर्चना को पता चल जाता है, पर इस समय उसके बाल दोबारा बढ़ जाते हैं। ये देख शेफाली फिर हैरान हो जाती है। अरे, अभी तो मैंने इसके बाल काटे थे, फिर बढ़ गए। इसकी चोटी है या छिपकली की पूंछ? शेफाली दोबारा से अर्चना की लंबी चोटी काटती है, लेकिन उसके बाल फिर से नंद की आंखों के सामने बढ़ जाते हैं। तभी शेफाली चिल्लाने लगती है, माँ माँ, भाभी चुड़ैल है, चुड़ैल। इसकी चोटी बार बार कट जाती है और लंबी हो जाती है। क्या हुआ दीदी, आप बार बार मेरे बाल काट रही थी, काट नहीं पाई? आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तभी सब लोग आ जाते हैं। अरे बहू शेफाली, ये सब क्या हो रहा है? और तू अपनी भाभी को चुड़ैल चुड़ैल क्यों बोल रही है? हाँ हाँ बताइए, कैसे आपने मेरी बार बार चोटी काटने की कोशिश की? वो माँ, मैं... क्या हुआ अब? तेरी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? मैं बताती हूँ पापा जी, मुझे तो दीदी से कोई शिकायत नहीं, पर दीदी को पता नहीं मुझसे क्या चिढ़ है। उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मेरे बाल काटने की कोशिश की और उन्होंने काट भी दिए थे। लेकिन फिर मुझे आकाशवाणी में जादू से जादुई चोटी मिली। ये देखकर दीदी ने दोबारा मेरी चोटी काटने की कोशिश की और वो जादू से बढ़ गए। इसीलिए दीदी चुड़ैल बोल रही हैं। क्या शेफाली, तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए? तुझे पता भी है शेफाली, मुझे मेरी भाभी की लंबी चोटी कितनी पसंद है और तूने बेचारी के बाल काट दिए। मुझे माफ कर दीजिए सब, मुझे घमंड हो गया था। भाभी के बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं शर्मिंदा हूँ। अगर आपको अपनी भूल का पछतावा है तो मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। आइए। तभी नंद भाभी एक दूसरे से गले लग जाती हैं। फिर अर्चना जादुई चोटी की मदद से सबको गाजर का हलवा परोसती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।